2014 से 2011 से 24 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर। थोड़ा वॉइस ठीक होगी, कट रही है आवाज़, 1 मिनट में ठीक हो जाएगी, अभी थोड़ा वेट करो, हो जाएगी अभी, पूरी ठीक हो जाएगी क्लियर। हाँ, 1 सेकंड वेट कर लो आप, अभी जो है तुरंत सही हो जाएगी, टेंशन ना लो आप। बताओ ठीक हुई कि नहीं हुई? कागज डाल रही हूँ। डबल साउंड आ रहा था, लेकिन अभी ठीक हो जाएगा, दोबारा मुझे बताओ एक बार। हम्म। महेश चंद्र, करें, महेश शुरू करें भाई? चंद्र, ठीक है ठीक है। अब होगी ठीक मेरे ख्याल रानी से। वर्मा, रानी वर्मा, महेश चंद्र, रानी वर्मा, रानी वर्मा। पहले वाले में अच्छा। रानी वर्मा, रानी वर्मा, हाँ, हैशटैग। ठीक, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। शिक्षकों को बच्चों की बुद्धिलब्धि मापने के लिए बुद्धिलब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। और तर्क है आपका, बुद्धिलब्धि में प्राप्त अंक शिक्षकों को विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन और भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। तो ए और आर के हिसाब से बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर उसके बाद में मैं एक्सप्लेनेशन करके आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप कमेंट करके अपना आंसर देंगे। चलो जल्दी से आंसर बताएंगे आप लोग। हाँ जी। देखो, तो यहाँ हम बात करें शिक्षकों को बच्चों की बुद्धिलब्धि मापने के लिए बुद्धि के मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मानकीकृत परीक्षण हमेशा ही आपके गलत होते हैं, क्योंकि मानकीकृत परीक्षण जो होते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि सभी का जो मूल्यांकन आप कर रहे हैं वो एक ही मेथड से कर रहे हैं, जबकि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। बच्चों की बुद्धिलब्धि भी अलग अलग प्रकार की होती है ना, बुद्धि के प्रकार भी अलग है और बुद्धि की क्षमता भी अलग अलग है। तो उनका सभी का मूल्यांकन एक मानकीकृत परीक्षा से नहीं हो सकता। दूसरी बात, बुद्धिलब्धि से जो प्राप्त अंक होंगे उसी से आप डिसाइड कर लेंगे कि बच्चे का भविष्य कैसा होगा, या बच्चा भविष्य में सफल होगा या नहीं होगा, उससे आप डिसाइड नहीं कर सकते। किसी के अंक डिसाइड नहीं करेंगे कि उसका भविष्य क्या होगा। भविष्य में चल के हो सकता है उसकी योग्यता को बढ़ा ले और नई चीजें सीख ले। तो यहाँ पर दोनों ही बातें आपकी गलत हो जाती हैं, तो आंसर राइट होगा आपका सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन। ए और आर दोनों ही आपके गलत हो जाते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका, सुभिक्षा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण, प्रयोग, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान सृजन करने का अवसर प्रदान करती है। वह किस प्रकार की कक्षा को बढ़ावा देना चाहती है? पहला है प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा, दूसरा है शिक्षक केंद्रित कक्षा, तीसरा है नियंत्रित और मूल्यांकन केंद्रित कक्षा, और फोर्थ है आपका व्यवहारवादी और इनाम केंद्रित कक्षा। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप, चलो फटाफट से लिख दो। हम्म। चलो जी जल्दी जल्दी लिखेंगे फटाफट से। हम्म। देखो, इसने कहा सुभिक्षा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण, प्रयोग, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान सृजन का अवसर देती है। तो किस प्रकार की कक्षा को बढ़ावा दे रही है? जब नए ज्ञान सृजन की बात कर दी तो इसका मतलब बाल केंद्रित कक्षा हो जाएगी। और इससे भी पहले जहां पर ये आ जाए ना, नए ज्ञान का सृजन, ये रचनावाद हो जाता है आपका। क्या हो जाएगा? रचनावाद हो जाएगा। क्योंकि रचनावाद के अंदर जो रचना शब्द है ना, वो ज्ञान की रचना से होता है, कि बच्चा ज्ञान की रचना करेगा। और रचना हमेशा नई चीज की होगी, पुरानी चीज की होगी नहीं। अब पुराना ज्ञान अगर दोहराते रहेंगे तो वो तो पुनरुत्पादन हो गया। लेकिन यहाँ पे इसने कहा कि नया ज्ञान बना रहे हैं आप, वो भी एक्टिविटी के द्वारा, बच्चा एक्टिव है। तो आपकी हो जाएगी प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा। शिक्षक केंद्रित कक्षा होती ही नहीं है, और नियंत्रित कक्षा भी नहीं होती। नियंत्रित मतलब जिसमें टीचर का पूरा राज चले और टीचर ही सब कुछ करेगा, बच्चे उसके ऑर्डर मानेंगे। व्यवहारवादी जो हो जाएगी आपका, व्यवहारवाद हमारा चलता ही नहीं है, हमें तो संरचनावादी चाहिए। व्यवहारवाद निगेटिव है आपका वैसे भी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ेंगे। ले वाइगोत्स्की ने खालिस्तान सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है। पहला ऑप्शन है मनोगतिकी, दूसरा है व्यवहारवादी, तीसरा है सूचना का प्रसंस्करण, और फोर्थ है आपका सामाजिक सांस्कृतिक। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप।
हाँ जी, अच्छा एक बार वीडियो को लाइक कर दो जरा सब लोग, अभी तक लाइक नहीं किया आप लोगों ने। 1000 लाइक हमारे होने वाले हैं, तो सब लोग कमेंट को नीचे करके जल्दी से लाइक कर दो एक बार। चलो सब लोग जिसने लाइक नहीं किया तुरंत अभी जल्दी से लाइक कर दो। देखो, ले वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत में प्रतिपादित किया है कि सीखने की प्रक्रिया संदर्भ में होती है। इनका सिद्धांत एक ही है जिसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो यहाँ पर जो है आपको इस सिद्धांत का नाम याद ही होगा, विकास का, है ना, कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है वो आपको नाम याद होगा, तो नाम आप पहचान लीजिए, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे नाम ही पहचानना है और कुछ नहीं करना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से पाड़ का उदाहरण कौन सा है भाई? बारंबार अभ्यास, नकारात्मक पुनर्बलन, उद्दीपन प्रक्रिया का अनुबंधन, या फिर आधा हल किया हुआ उदाहरण देना। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। चलो जल्दी से लिखेंगे अपना आंसर। हाँ जी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों देखेंगे इसको, ठीक है, सभी के लिए है ये पेपर आपका। देखो, पाड़ का उदाहरण कौन सा है आपका? पाड़ का उदाहरण बारंबार अभ्यास करना तो वैसे भी निगेटिव होता है, ये तो एक तरह से रटना हो जाता है जब आप किसी भी चीज को बार बार दोहराते रहते हैं। पुनर्बलन निगेटिव चीज है क्योंकि ये बाह्य अभिप्रेरणा है। उद्दीपन अनुक्रिया ये व्यवहारवाद है। तो आधा हल किया हुआ उदाहरण देना पाड़ कहलाएगा, क्योंकि पाड़ जो होती है वो बच्चे की सहायता करनी है, और सहायता यही हो जाएगी आपकी कि आप उसको आधा हल करके दे देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका जो है एक प्रश्न लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह का। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इस तरह से कर दिया, यहाँ पे 6/1 गुणा 2 We have too many bags. Said no one. शिक्षण द्वारा या अनुकूलन के माध्यम से या पुरस्कार और दंड के द्वारा। तो बताएंगे आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। चलो जी जल्दी से लिखेंगे अपना अपना आंसर आप। फटाफट लिखो जल्दी से अपना आंसर। देखो, इसने कहा आप सिर्फ जीन प्याजे के हिसाब से बच्चे कैसे सीखेंगे। अगर जीन प्याजे नहीं भी होते ना, तो भी निष्क्रिय नकल के द्वारा तो नहीं सीखेंगे आप, ना ही पुरस्कार और दंड के द्वारा, क्योंकि पुरस्कार और दंड दोनों ही बाह्य अभिप्रेरणाएं हैं, दोनों ही बाह्य हैं। अनुकूलन जो होता है, जिसको कंडीशनिंग कहते हैं आप, कंडीशनिंग व्यवहारवाद है। क्या है ये बिहेवियरिज्म है ना। तो व्यवहारवाद में भी बाहरी अभिप्रेरणा दी जाती है। व्यवहारवाद किस पे आधारित है? बाह्य उत्प्रेरण पे आधारित। आप स्टिमुलेशन देते हैं बच्चा को या किसी भी पशु को जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये व्यवहारवाद में आएगा। इसलिए बच्चा जो सीखेगा वो सीखेगा सक्रिय रह के, अन्वेषण मतलब खोज के द्वारा, जिसमें ज्ञान की रचना करेगा बच्चा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं? पहला है संवेदी चालक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा होता है आपका अमूर्त संक्रियात्मक। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। चलो जल्दी से लिखेंगे आंसर। जी, 1000 लाइक होने में केवल 10 लाइक कम पड़ रहे हैं, और अभी 800 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है। तो ईमानदारी के साथ में कमेंट को एक बार नीचे करो और लाइक कर दो वीडियो को। इतनी जबरदस्त क्लास है, और आज का पेपर तो सबसे ज्यादा सटीक है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। तो जितने बच्चे भी अभी आए हैं वो सभी इस बात को नोट करो कि आज का जो पेपर है इसके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ये वाला क्वेश्चन पेपर आपका सीटेट में आने की सबसे ज्यादा संभावना है, इसलिए इसका एक भी प्रश्न मिस मत करना। इस क्लास को पूरा का पूरा देख लेना, एक एक प्रश्न को, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने का कौशल किस चरण में विकसित होता है। तो संक्रियाएं जो होती हैं वो अमूर्त होती हैं। क्या होती हैं? अमूर्त होती हैं। और मैंने एक चीज और बताई थी आपको, क्या बताई थी? कथन। कथन क्या होते हैं? अमूर्त। चिन्ह क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं। सूत्र, जिसको आप इंग्लिश वो गणित में इस्तेमाल करते हैं ना, गणित में फॉर्मूले जो होते हैं, सूत्र यानी नियम, है ना, ये सारी चीजें क्या है? ये अमूर्त हैं। अगर आपसे कभी भी इस तरह का प्रश्न बना जाए कि बच्चा कथन की संक्रिया कर लेता है, बच्चा जो है चिन्हों के माध्यम से ही प्रश्न को सॉल्व कर लेता है, या बच्चा नियम याद करके नियम के द्वारा जो है बच्चा प्रश्न को सॉल्व कर लेता है, तो ये सारा समझ जाना कि ये अमूर्त चिंतन की बात कर रहे हैं। और अमूर्त चिंतन कौन सी अवस्था में आता है? आप सबको पता है, चौथी अवस्था में आता है। तो फोर्थ स्टेज जो है डी ऑप्शन वाली राइट हो जाएगी आपकी। क्लियर इतनी बात? चलो जी आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्कूल की बच्चों के सामाजिकरण में क्या भूमिका है? पहला है कोई भूमिका नहीं है, दूसरा है प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था है, तीसरा है द्वितीयक सामाजिकरण की संस्था है, और डी है आपका तृतीयक सामाजिकरण की संस्था है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप।
बहुत बेहतरीन। मैं बहुत दिन बाद आई हूँ। क्यों चिंकू कुमारी, कहाँ थे आप भाई? अच्छा ये बताओ मुझे कमेंट में कि कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो न्यू हैं, यानी अभी हमारे चैनल पे जो है अभी आए हैं 2-4 दिन के अंदर अंदर, पुराने नहीं हैं, जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। नए बच्चे कौन कौन है मुझे कमेंट करके बताओ। कमेंट में मी लिखो, मी लिखो कमेंट में, मुझे पता चल जाएगा कौन कौन बच्चे हैं नए। पर्यावरण की क्या भूमिका है स्कूल की, सॉरी, स्कूल की क्या भूमिका है सामाजिकरण में? तो आप सबको पता है स्कूल जो है द्वितीयक सामाजिकरण होता है। प्राथमिक और द्वितीयक दो भागों में बांटा गया है सामाजिकरण को। प्रथम में कौन कौन आ जाते हैं? प्रथम में सबसे पहले आपका परिवार ही आता है, या फिर परिवार से रिलेटेड जितने सदस्य होते हैं, आपके भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, ये लोग प्राथमिक में आते हैं। ठीक है। सेकेंडरी में कौन आते हैं? सेकेंडरी में इनके अलावा जितनी भी चीजें हैं दुनिया की, वो सारी सेकेंडरी हैं। दुनिया की सारी चीजें सेकेंडरी हैं, चाहे आपका स्कूल हो, आपके टीचर हो, आपका चाहे लाइब्रेरी हो, खेल का मैदान हो, दुकान हो, प्लेटफॉर्म हो, चाहे आपकी यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, ये सब सेकेंडरी है। समाचार पत्र है, सब सेकेंडरी है, बाहरी दुनिया से सीखेंगे, है ना। और एज की बात करें तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की, सॉरी 6 वर्ष तक की अवस्था जो होती है, इसमें बच्चा घर में रहता है, इसलिए परिवार प्राथमिक होता है। और 6 साल की बाद की अवस्था, पूरी जिंदगी जो भी सामाजिकरण चलेगा वो आपका आ जाएगा द्वितीय में। तृतीय तो होता ही नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखता है आपको। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ेंगे। कौन कौन है न्यू, देख तो लूं जरा, मैंने देखा भी नहीं है भाई, 1 मिनट रुको। दोबारा कमेंट करना एक बार और, क्योंकि आपकी जो है ऊपर ऊपर चली गई है ना, कमेंट आपकी ऊपर भागी है एकदम एकदम, मुझे पता नहीं चल पाया ढंग से कौन कौन नए बच्चे थे। एक बार फिर से कमेंट करना। हाँ, अच्छा काफी सारे बच्चे न्यू हैं। तो भाई मैं बिल्कुल जो है बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ आपको। हाँ, मुस्कान है, और ये है राहुल है, आरती है, क्विज है, ओके, दिव्या है, और ये क्या नाम है आपका, कोसर रेजा, और मुस्कान, और ये है पुष्पा। ठीक है। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप सब, और बेल आइकन को भी दबा लेना, उससे नोटिफिकेशन मिलेगी। और क्लासेस जबरदस्त मिल रही हैं, बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल आसान भाषा में, तो चिंता की बात नहीं है। सीटेट सबका निकल जाएगा इस बार, ठीक है, सबका सीटेट निकलेगा इस बार, गारंटी है इस बात की। तो आप लोगों को एक को भी डरने की जरूरत नहीं है, बस आप सारी चीजें पढ़ते रहो। और ये जो मैं मॉडल पेपर करा रहा हूँ, इसकी बार बार रिवीजन करना है आपको, क्योंकि एक बार में आपको याद नहीं रहेगा, इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी, तभी मजा आएगा पेपर में। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? पीडीएफ सारी ऐप पर अवेलेबल है, और उन पर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो वहां से जाके आज ही ले लो। अभी उस पे जो है आपको कितने में मिल रही है? 250 रुपए में मिल रही है, 30 के 30 सेट। 30 सेट मतलब 30 सेट की किताब पता है 1,000 रुपए की होती है। तो 30 सेट, और ये 30 सेट की तो कोई कीमत ही नहीं है, खैर ये तो आपके कोई दुनिया का माई कलाल भी आपको देगा नहीं मेरे अलावा। तो 250 रुपए है। अब इसकी कीमत बाद में जो है 500 रुपए हो जाएगी कल को, तो इसलिए जो है इसको आज ही ले लेना, जो भी न्यू बच्चे हैं जिसने नहीं लिया, तो ये सारे ऐप पे जाके ले लेना, ये सारे के सारे मॉडल पेपर ऐप पर आपको मिल जाएंगे। और ऐप आपका चैनल के नाम से ही है, जो एससी टीचर अकेडमी में मैंने स्कूल क्लास के स्टार्टिंग में बताया हुआ है, स्टार्टिंग में जाके आप देख भी सकते हैं। ठीक है। देखो प्रश्न है आपका, विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य होता है? पहला ऑप्शन है वह अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं। दूसरा, वह समय अवधि जब बच्चे बहुत भावुक होते हैं। तीसरा है गर्भधारण से जन्म तक की समय अवधि। और फोर्थ है आपका शेष अवस्था से किशोर अवस्था तक की समय अवधि। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका? चलो जल्दी लिखेंगे अपना आंसर। 5:30 बजे बैठे थे। बहुत बढ़िया जी। और लाइक नहीं कर रहे हो यार आज, क्या बात, क्यों शर्मा रहे हो लाइक करते हुए आज? हाँ, अब तक तो 2000 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। जरा एक बार देखो, 1000 बच्चे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया, मुझे यहाँ पर सबका नाम डिटेल दिख रही है, सबका यहीं पे खोला हुआ है मैंने। 1000 बच्चे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया, तो आप ईमानदारी के साथ में कमेंट को नीचे करके ईमानदारी के साथ में लाइक कर दो वीडियो को, जल्दी से एक बार, फटाफट से एक बार लाइक कर दो जल्दी। आप सब लोग लाइक करेंगे 2000 लाइक 1 मिनट में हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन से पहले पहले 2000 लाइक हमारे पूरे हो जाएंगे। ईमानदारी के साथ में इतनी जबरदस्त कंटेंट आपको दे रहा हूँ, पूरी मेहनत के साथ में, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो 1 लाइक तो बनता है आपसे। चलो जल्दी करो। देखो संवेदनशील अवधि से क्या मतलब होता है?
वह अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों को सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। इसने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वह अवधि जब बच्चे किसी भी चीज को सीखने के लिए तत्पर है, मतलब सीखने के लिए रेडी बैठे हैं, तो वो अवधि होती है संवेदनशील अवधि। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपकी भाषा विकास की संवेदनशील अवधि कौन सी है। भाषा विकास की संवेदनशील अवधि है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक अच्छा ये तो महेश बाल्यावस्था, चंद्र तो लिफाफे ये होती इसमें है क्या आपकी है? 2 साल से लेकर 6 साल तक की उम्र। अब एक चीज और बताता हूं मैं, हाँ। संवेगात्मक विकास की कौन सा, इमोशनल वाला। अच्छा चलो संवेगात्मक ठीक है। विकास की तो फिर संवेदनशील अवधि तुमको कौन हम सी है वो आप कैश कमेंट रखा था करके तुम्हारा बताओ मुझे, पैसा, वो किस किस को याद जिनका है, था वो क्योंकि दे मैं गए पहले ही थे, पढ़ा उनको चुका हूँ ये। मतलब मिलोगे दे संवेगात्मक देंगे विकास जो की है। संवेदनशील अवधि कौन सी है। चलो भेजना प्रारंभिक पड़ेगा, भेज बाल्यावस्था देंगे है, फिर उत्तर मोबाइल से। बाल्यावस्था है, या फिर आपका और किशोरावस्था क्या है या हुआ वयस्क तुम्हारा अवस्था था, उनका वो जल्दी बताओ लिफाफा कौन सी पंपलेट अवस्था वाला? होगी, जल्दी बता दो मुझे। संवेगात्मक विकास की संवेदनशील अवधि कौन सी है। हाँ तो पंपलेट में लिखना क्या यार, चलो लिखने वाला जल्दी कुछ से आगे बढ़ते बताओगे हैं तभी अगले ना प्रश्न पता पर। चलेगा। अगला प्रश्न है विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं। पहला है हाँ। यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित है। दूसरा है यह जीवन भर पंपलेट चलने में वाली हम लोग प्रक्रिया है। तुम मीनू तीसरा हमको है इसकी भेजे हो, शुरुआत व्हाट्सएप किए जन्म हो। के समय होती है। और फोर्थ है आपका इसकी यही जो शुरुआत है एक गर्भधारण के साइड जो समय आगे वाला होती है। है तो बताएंगे जिसमें आप कौन सा कम ऑप्शन लिखा सही हुआ होगा, है, जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। यही वाला एक साइड छपवा लो, चाहे पूरा आगे पीछे फ्रंट बैक मीनू छपवा लो। और प्लीज उसमें जो है वो एक हाँ आध जी, कई जगह फटाफट नोट से डाल लिखेंगे दो, अपना प्लीज आंसर। कांटेक्ट या मतलब एक बार सेवा का अवसर दे, मौका दे, जो भी लिखा जाता है इस टाइप की लैंग्वेज में, है ना, यही बंटवा दो। हमारे साथ वो सही था, हमारा जो मीनू है इसी को पंपलेट में इसमें कुछ अमेंडमेंट करके और वही बंटवा दो, क्योंकि वो सही है, बहुत सही बना है वो, हमने देखा था पीडीएफ उसका। बस इसमें तो सारे रेट भी पड़े हैं, आगे तुम्हारा एड्रेस नाम सब भी पड़ा हुआ है। हाँ बस खाली इसमें एक लाइन ये डालना है कि जो है प्लीज कांटेक्ट या वन टाइम, मतलब एक बार सेवा का मौका दें, इस तरह का कुछ जो भी है वो डाल के जो है डिलीवरी न्यूज़पेपर में डलवा दो। तो अब चालू हो गया, तो आने लगे कस्टमर? नहीं आएंगे यार, बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है, जब चालू हो जाएगा तो बोर्ड हमने कहा था फिलहाल एक फ्लैक्स जो हाँ है जी, अभी छपवा के देखेंगे आगे 1 लगवा मिनट दो। बाद जो है आपकी, हाँ 1 मिनट बाद जो है आपकी वॉइस क्लियर हो जाएगी। मैंने ऊपर बोल दिया है उनको करने के लिए, वो कर रहे हैं कंप्यूटर से। ठीक है, हाँ मैंने बोल दिया है, अभी फोन आपके सामने किया। विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं। यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित है। नहीं भाई, विकास जो है बचपन तक सीमित नहीं होता। विकास जो है वो पूरी लाइफ लॉन्ग चलता है ना, मृत्यु तक चलता है आपका। तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होगी। इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है। नहीं, जन्म के समय नहीं होती, गर्भधारण के समय होती है। गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक विकास चलता रहता है, क्योंकि माँ के पेट में जब बच्चा होता है उसका भी डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, वो भी तो बड़ा होता है ना। तो दूसरा और चौथा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, तो आंसर राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। हाँ, और मैं माइक के सेल भी चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि आवाज़ आपकी जो है इसकी वजह से भी कई बार हो सकती है, तो मैं भी कर देता हूँ। अरे 9:30 से। हेलो हेलो, हाँ जी, एक बार चेक करना आवाज़ आई क्या मुझे मेरी। हाँ एक बार चेक करो जरा, आवाज़ आ गई क्या मेरी। कमेंट में यस लिख देना अगर आवाज़ आ गई होगी। हाँ छुट्टी में 4 बजे निकले थे। अभी मुझे बताना, ठीक है। अरे 4:30 बजे। ओके, देखो प्रश्न है आपका, पहला कथन है आपका, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने को स्वयं विनियमित करने के लिए कक्षा में उचित स्वायत्ता दी जानी चाहिए। और कारण है सीखना तब प्रभावी होता है जब सीखने वाले स्वामित्व लेते हैं। तो ए और आर के हिसाब से बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बस जल्दी से यही अपना जानना। आंसर लिखेंगे आप। तो मतलब जल्दी पहुंचा दे। मंदिर की तरफ है।
हाँ साल में चलो फटाफट से लिखेंगे जल्दी से अपना उत्तरित आंसर। मंदिर का घर ओ जय थे शंकर जी का जो यस, भी है। अच्छा हो गई आवाज़ ठीक, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। चलो ये तो रख लो, रमेश सोनी वाले जो है महक चलो आरसी जी, तो यहाँ पे कह रहे हैं छात्रों को अपने स्वयं के सीखने को स्वनियमित करने के लिए उचित स्वायत्ता दी जानी चाहिए। स्वायत्ता का मतलब स्वतंत्रता ही होता है। अगर आप स्वायत्त को बात करेंगे तो इसका मतलब स्वतंत्रता से मिलता जुलता होता है, स्वतंत्रता ही समझ लो, यानी बच्चे को आप स्वतंत्र कर रहे हो, ठीक है। गुरुजी तो यहाँ पर जो है ये आंसर राइट हो जाएगा पहला कथन। मेरी क्योंकि मौसी बिल्कुल बच्चा पट्टी अपना होती है। आप अपने दिमाग से तभी काम करोगे ना जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसने कहा कि सूप ये नहीं बना, इसमें बोल सकते हैं। यानी आपसे कहा आपकी मम्मी ने कि आपको खाना बनाना है और अच्छा खाना बनाना है, लेकिन आपकी मम्मी आपके बगल में ही खड़ी है और कह रही है नहीं नहीं तेल थोड़ा कम कर इसमें से, हाँ नमक डालते हुए नहीं नहीं 1 चम्मच और डाल, चल नमक मेरी मौसी कुछ अभी इसको पढ़ती अभी नहीं है। इसमें सब्जी नहीं डालनी, थोड़ा पका इसको। तो आप अपने हिसाब से कुछ कर ही नहीं पाओगे, वो तो उन्हीं के हिसाब से कर रहे हो आप। तो फिर आप अपने अपना एक्सपेरिमेंट कब करोगे? कभी भी नहीं, जिंदगी में भी आपको खाना बनाना अपनी तरफ से नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा? आपको अकेले छोड़ना पड़ेगा। जो आपकी मम्मी है वो आपको स्वतंत्रता देगी कि आप अपनी मर्जी से बनाओ, तब जाके आप अपने विचारों को सुनियमित कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों को स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। सीखना तभी प्रभावी होगा जब सीखने वाले खुद स्वामित्व लेंगे, यानी सीखने वाले कौन? बच्चे। तो बच्चे जब खुद से ही काम करेंगे तभी सीखना ठीक होगा। तो पहला और दूसरा दोनों बातें सही है और स्पष्टीकरण भी सही है, यानी व्याख्या सही है, क्योंकि दोनों में ही स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक को विभिन्न घटनाओं छात्रों द्वारा रखे वैकल्पिक सिद्धांतों के संदर्भ में क्या करना चाहिए। पहला है छात्रों को अपनी धारणा बदलने के लिए कड़ी सजा देनी चाहिए। दूसरा है इन सिद्धांतों को बदलने के लिए भौतिक पुरस्कार प्रदान करने चाहिए। तीसरा है उन्हें पूरी तरह से अनदेखा करके अपने व्याख्यान जारी रखना चाहिए। और फोर्थ है आपका इनका विश्लेषण करके शिक्षण अधिगम में इन्हें संबोधित करना चाहिए। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो जल्दी से फटाफट से लिखो अपना। अरे तो आप उनको नंबर दे देना मेरा, वो तो कर सकते हैं। हमको मुश्किल से वहां से 5 मिनट लगेगा, तो रिचार्ज का है नहीं तुम्हारा, खत्म होगा। रिचार्ज करियो ना का। हाँ हाँ जी, फटाफट लिखो जल्दी जल्दी अपना आंसर। उसी कब से बिना रिचार्ज के चल रही है। चलो 2000 लाइक होने में हमारे अभी 10 लाइक बच रहे हैं, तो जल्दी से कौन है वो जो 2000 वाला लाइक पूरा करेगा? कौन है वो लक्की पर्सन? एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक कर दो जल्दी से सब लोग, जिसने लाइक नहीं किया। हाँ फटाफट से 2000 वाला लाइक देखते हैं कौन करेगा। देखो, मध्य विद्यालय के शिक्षक को विभिन्न घटनाओं छात्रों द्वारा रखे वैकल्पिक सिद्धांतों के बारे में। वैकल्पिक सिद्धांत का मतलब क्या है भाई? जो आपके दिमाग में किसी भी टॉपिक को लेके एक कॉन्सेप्ट बनता है, यानी कि विकल्प का मतलब तो होता है कि सभी बच्चे अलग अलग बारे में सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 विकल्प हैं, तो भाई आप लोगों में से कोई पहला बताएगा, कोई तीसरा बताएगा, कुछ बच्चे चौथा बताएंगे, कुछ बच्चे दूसरा बताएंगे। इसका मतलब आप अपनी मर्जी से अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी प्रकार से बच्चे भी किसी भी टॉपिक के बारे में 2 बच्चे कह सकते हैं कुछ और, 2 कुछ और कहेंगे, 2 कुछ और कहेंगे। तो ये इसीलिए इनको वैकल्पिक कहा जाता है, क्योंकि सभी के अलग अलग हैं। तो यही जो इनके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बन रहा है बच्चों के, जो डाउट्स बच्चे के दिमाग में आ रहे हैं, यही वैकल्पिक अवधारणाएं हैं। तो क्या ये नेगेटिव है या पॉजिटिव? ये पॉजिटिव है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे बच्चों के बारे में आपको पता चलता है कि बच्चे जो है किस तरह से सीख रहे हैं और आप उनको ठीक कर सकते हैं बाद में। तो आप इसको सजा तो नहीं देंगे आप इसके लिए, ठीक है। और पुरस्कार देना भी निगेटिव होता है कि आप पुरस्कार देंगे। पुरस्कार जो है वो भी बाह्य अभिप्रेरणा है। उन्हें पूरी तरह से अनदेखा करके व्याख्यान जारी रखेंगे। अनदेखा करना भी आपका निगेटिव रहेगा, ठीक है भाई। तो इनका विश्लेषण करके आप शिक्षण अधिगम में इन्हें संबोधित करेंगे। विश्लेषण मतलब इनकी जांच करेंगे कि बच्चा जो बोल रहा है वो सही है, गलत है या क्या कारण है। तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। किसी और में करवा लो, बीएसएनएल सोचे थे, बीएसएनएल करवा लो। तो इस बार गए थे। अगला प्रश्न है आपका, एक शिक्षक अपने छात्रों में आलोचनात्मक सोच को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। पहला है कई विचारों और सहज ज्ञानयुक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करके। दूसरा है केवल सूचना के पुनरुत्पादन को बढ़ावा देकर। सी है आपका बार बार विधन और अभ्यास पर बल देकर। और डी है आपका यह सुनिश्चित करके कि शिक्षिका का बच्चों के सीखने पर पूर्ण नियंत्रण है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलो जल्दी से अपना आंसर लिखिए। आपका कॉल करने वाला रिचार्ज खत्म हो गया है, उधर से करने वाले का रिचार्ज है तो वो खत्म नहीं होता। घर पे हो? खत्म होता ही नहीं किसी का। चलो जल्दी लिखो अपना आंसर फटाफट से सब बीएसएनएल लोग। में हमारा जो है वैलिडिटी वाला जो है प्लान चल रहा है, जो कितने 1 साल का का रिचार्ज? रिचार्ज करवा। बहुत बढ़िया। ये रिचार्ज कितने का पड़ता है? हाँ
पढ़ता और है। उसके अभी बाद देखो एक 2000 मैसेज लाइक में आया हमारे कि 2 लाइक इसमें अभी भी भूल कम गए है। यार, क्या लिखा अभी था कि 500 ये बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया। तो ये 500 बच्चे जो हैं ये किस चीज के इंतजार में है बताओ? हाँ 3600 बताओ, रुपए शुभ मैंने मुहूर्त के इंतजार में वो हो आप बचाए कि शुभ हैं। मुहूर्त आएगा तब ठीक। लाइक तो करेंगे? मैसेज ईमानदारी से नहीं अपनी आ रहा है। कमेंट को नीचे करके लाइक करो। दो अच्छा ये बार बताओ कि मैसेज क्लास आया। आपको इंपॉर्टेंट लग रही है या नहीं लग रही है? इससे आपके जीवन में फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपके लाइफ के लिए ये भविष्य के लिए काम आ रही है या नहीं आ रही है? तो एक लाइक नहीं कर सकते अगर आप इसके लिए, तो नहीं फिर तो तो हमको आप 100 क्या ही कहें, SMS तो आप मिल थैंकफुल ही नहीं रहे है, हैं पर है ना? एक ही इतना मैसेज बढ़िया आता है। कंटेंट अगर आपको दे रहे हैं तो इसके हमारा लिए वो आपको प्लान थैंकफुल है होना ना, चाहिए। 600 उसका पता SMS चलेगा कि आप मिलते हैं रिस्पॉन्स कर रहे हैं और लाइक के डेटा द्वारा, है, कमेंट के द्वारा, कॉलिंग है। सब्सक्राइब के द्वारा, 15-16 है ना? महीना हो गए हैं, आलोचनात्मक मैंने चिंतन का चालू मतलब आप सबको अब तक पता चल गया होगा कि अच्छा। ये 10 बार 20 बार आ चुका है। एक मतलब बच्चा एक ही टॉपिक के बारे में विभिन्न प्रकार से सोच सके, यानी कि उसके सही और गलत पड़ाव को देख सके, अच्छाई और बुराई को देख सके, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है वो देख सके। उसको आप कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन। तो ये आएगा कैसे? कई विचारों और सहज ज्ञानयुक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करके। जब आप कई प्रकार से विचार कर पाएंगे और बच्चा अपने ज्ञान के बारे में अनुमान लगाएगा, अनुमान लगाएगा तो ही तो विभिन्न प्रकार से सोचेगा। अनुमान लगाने को ही तो चिंतन कहते हैं। तो इसी से आपका चिंतन बढ़ेगा। अगर आप पुरानी ही सूचना को बार बार रिपीट करेंगे, पुनरुत्पादन मतलब बार बार दोहराना, तो नया ज्ञान कभी भी नहीं आएगा। बार बार वेधन, ये भी वही सेम चीज हो गई कि आप उसी को रट्टा मारे जा रहे बार बार। ये सुनिश्चित करना कि टीचर का पूर्ण नियंत्रण रहे। वही बात हो गई कि अगर टीचर पूरी तरह से दबा के रखेगी तो बच्चा तो अपने विचार बाहर निकाल ही नहीं पाएगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही कम है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और जितने बच्चे भी अभी लाइव जुड़े हैं सब सुन लो, ये वाला आज का जो क्वेश्चन पेपर है इसकी आने की सबसे ज्यादा संभावना है। ये आपका पेपर आएगा पेपर में 14 दिसंबर को, यही वाला पेपर आने की सबसे ज्यादा संभावना है। मैं आपको पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि ये वाला प्रश्न पत्र जो आज सॉल्व करवा रहा हूँ इसका एक एक प्रश्न घोल के पी जाना। चाहे इसको 2 बार देखो, वीडियो को 3 बार देखो, कल को फिर रिवीजन करना, लेकिन ये वाला प्रश्न पत्र आपका हर बच्चे को रटा रटाया हो जाना चाहिए। ठीक है, करेंगे आप लोग बताओ? और पूरी वीडियो शुरू से एंड तक एक एक प्रश्न को देखेंगे। कमेंट करके बताओ कि हाँ पूरी वीडियो देखेंगे। प्रॉमिस करो जल्दी से। पुराने स्कूल की। शिवांगी की बात सुन लो, शिवांगी क्या कह हाल रही ले है लो, बताओ? याद करती है पता है, मैंने दूसरे लोग सिफारिश कर रहे हैं भाई कि शिवांगी की बात सुन लो। वाह क्या बात है। चलो, खाली स्थान और खाली स्थान एक कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता को बढ़ावा देता है। कौन सा खाली स्थान में क्या आएगा बताओ? क्या आएगा खाली स्थान में? जल्दी बताओ। अक्षु नाम अच्छा लगता है, अक्षिता पटेल। चलो यस 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 आ रहे हैं आप लोगों के, आ रहे हैं, वेरी गुड। 38 था पहले। सबका यस आना चाहिए, एक भी बच्चा चुपचाप ना बैठे। सभी का यस चाहिए, मुझे देख रहा हूँ मैं यहीं पे, सभी का 38 हो गया, सभी का यस आना चाहिए। 39 हो गया, अब नापा 40 हो गया। यस प्रॉमिस कर, हाँ इनका वजन हर बच्चे का प्रॉमिस चाहिए मुझे कि पूरी क्लास देखेंगे आप शुरू से एंड तक, एक भी प्रश्न मिस नहीं करेंगे। तुम्हारा ज्यादा है। हम डेली क्लास पूरा कर रहे हैं सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो इसने कहा बच्चे की सक्रिय भागीदारिता आपको लानी है। तो अभ्यास तो निगेटिव चीज है, ड्रिल से आप सक्रिय नहीं होते। ड्रिल जो होता है वो रट्टा मारने को ही कहते हैं, ये निगेटिव टैग वर्ड है, इसको लिख के रख लो। प्रतिस्पर्धा और मैत्रीपूर्ण प्रतिद्वंदता, तो प्रतिस्पर्धा जो है ये भी निगेटिव टैग वर्ड है आपका। कॉम्पिटिशन यानी बच्चे जो है एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि मैं तेरे से ज्यादा दिखाऊंगा करके, ये वो। निष्क्रिय रूप से नकल करेंगे, निष्क्रिय भी निगेटिव टैग वर्ड होता है। तो आएगा क्या आपका? अन्वेषण और पूछताछ। अन्वेषण मतलब जानकारी की खोज करना और पूछताछ मतलब सवाल जवाब करना। तो दोनों में ही बच्चा एक्टिव रहेगा, तो इसमें सक्रिय हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। मध्य यहाँ पे ए है, ये है ना, मध्य विद्यालय कक्षाओं में केवल शिक्षकों को प्रश्न पूछने चाहिए, विद्यार्थियों को नहीं। और आर है निष्क्रिय रूप से श्रवण अर्थपूर्ण ढंग से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। तो बताएंगे ए और आर के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलो जल्दी से अपना आंसर देंगे आप। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, वेरी गुड। यही मोटिवेशन चाहिए आप लोगों का मुझे। ये इंग्लिश सभी लोग जो है अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो सब लोग पास हो जाएंगे। और अभी जो है वैकेंसी आने वाली है आपकी जनवरी में,
DSSB की वैकेंसी आने वाली है जनवरी में। उसके अलावा KVS की आ जाएगी मार्च तक आपकी, और यूपी में सुपर टेट आ जाएगा। इतनी सारी नौकरी के अवसर है आपके पास में। अगर आपका ये CTET नहीं पास हुआ तो आपकी सारी नौकरी हाथ से निकल जाएंगी। तो इसलिए ये CTET पास करना भी ज़रूरी है। तो मेहनत करो, और अगला एग्ज़ाम की तैयारी भी मैं ही आपको कराऊंगा, वो भी आपका पास करवा दूंगा। तो आप लोग जो है मेहनत करते रहो, पूरी क्लासेस देखते रहो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं, नथिंग नथिंग नथिंग। जल्दी लिखो अपना आंसर। देखो, इसने कहा मध्य विद्यालयी कक्षाओं में केवल टीचरों को प्रश्न पूछने चाहिए, बच्चों को नहीं पूछने चाहिए। तो इसने गलत बात आप बोल क्या दी, लिख रही हो? क्योंकि बच्चा जब तक प्रश्न नहीं पूछेगा तब तक आपका बच्चा लर्निंग ठीक से नहीं कर रहा है, बच्चा एक्टिव नहीं है, और बच्चे के डाउट्स जो दिमाग में आएंगे वो भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। निष्क्रिय रूप से अर्थपूर्ण सीख लेगा बच्चा, नहीं सीख पाएगा। बच्चा जब एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, तब अच्छा सीखेगा। तो दोनों ही बातें क्या हो जाती हैं आपकी, गलत हो जाती हैं। ठीक है, आंसर राइट हो जाएगा आपका, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। शिक्षकों को विद्यार्थियों को खालिस्तान प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए और खालिस्तान लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक प्रोत्साहित। जब भी कुछ नया हो लेना Amazon चेक कर लेना। डाउनलोड नाउ। देताली लेटेस्ट मोबाइल मिलेगा इन माय गली। पर एक्सचेंज ऑफर्स मिल रहे हैं ना? नो कॉस्ट EMI। नहीं, अरे इतना सब एक साथ कहाँ मिलता है? Amazon चेक किया। लेटेस्ट मॉडल्स, एक्सचेंज ऑफर, नो कॉस्ट EMI। जब भी कुछ नया हो लेना Amazon चेक कर लेना। डाउनलोड नाउ। लोगे? लो। ये देखो उसका मौसी, ये उसकी बहन है, इतनी छोटी थी जब मैं अब तो मैं साक्षी को तो दिमाग जल्दी से से गिर सब लोग गई। जो है कमेंट को नीचे करो और लाइक कर दो एक बार जल्दी। उसका 2300 भाई, लाइक पूरे कर वो दो, भी थोड़ा सा इतना मजा आ बड़ा जाएगा हो मुझे गया भी। है। तो एक बार मोटिवेशन मिल जाएगा। लाइक कर दो सब लोग जाके ये जल्दी देखो से, कैसा तुरंत। कितना प्यारा देखो, लगता है। शिक्षकों को विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए किस प्रकार से करना चाहिए आपको? आंतरिक रूप से। हम जो मोटिवेट बच्चे को करेंगे वो बाह्य रूप से नहीं करेंगे, क्योंकि बाह्य रूप से जो मोटिवेशन होता है वो थोड़ी देर ही काम करता है, लाइफ लॉन्ग काम नहीं करता। जैसे जब आप कभी डीमोटिवेट होते हैं या आपको परेशान होते हैं, आप चिंता में होते हो, तो आप क्या करते हो? यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो कि मैं अपने मोटिवेशन को कैसे बना के रखूं, तो संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख ली, विवेक बिंद्रा की वीडियो देख ली, मोटिवेशनल स्पीकर्स की आपने वीडियो देख ली, तो आपको थोड़ी देर तो बड़ा अच्छा फील होता है, 1 घंटा 2 घंटा, कई बार आपको आधा दिन या 1 दिन अच्छा लगेगा, लेकिन अगले दिन से फिर वही चीज़ हो जाती है, फिर आप काम करने बैठते हैं, फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये बाह्य विप्रेरणा है, ये लंबी नहीं चलेगी। जब आपकी खुद की ही उस काम में रुचि हो जाए, और वो रुचि एकदम से नहीं आएगी, वो हार्डवर्क करके आएगी। आपको नया विषय करोगे ना तो बड़ा बोरिंग लगेगा, बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता करने लग जाओगे ना, फिर वो आपको आंतरिक रूप से प्रेरित करने लग जाएगा, क्योंकि उसमें आपको मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो आंतरिक रूप से होगा वो अपनी योग्यता को भी तो बढ़ाएगा, यानी महारत भी तो बढ़ेगी उससे। तो बच्चे को आंतरिक रूप से प्रेरित करेंगे और महारत उन्मुख लक्ष्य उसके बनाएंगे आप, प्रदर्शन उन्मुख नहीं बनाएंगे। प्रदर्शन तो दिखावा करने के लिए होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है क्लास आपको? एक बार कमेंट में अपना हाथ वेव करके यस लिखेंगे। हाँ, एक बार पिंक वाला हैंड ऐसे ऐसे करो और यस लिख दो कमेंट में, ताकि मुझे पता भी चलता रहे। मर लूंगी अभी, फिर मर लूंगी। क्या कह रहे हो? पेपर 1 भी करा दो सर, EVS ज़रूरी है। तो अभी तो कराया है पेपर 1, दिन में आपका 12 बजे से क्लास चल रही थी पेपर 1 की, आप कहाँ थे बताओ? तो मजा आया। तो अगर नहीं देखी तो अभी देख लो जाके क्लास, यूट्यूब पे आपकी अवेलेबल है। अभी दोपहर 12 बजे से आपका पेपर 1 ही चल रहा था, पेपर 2 8 बजे से स्टार्ट हुआ है। आप लोगों को पता खुद नहीं चल पाता और फिर मुझे शिकायत करते हैं आप। टेलीग्राम को और ऐप को ज्वाइन करके रखो, वहाँ पे डेली नोटिफिकेशन भेजा जाता है क्लास शुरू होने का आपका। और अब तो व्हाट्सएप ग्रुप भी चालू हो गया, व्हाट्सएप पे भी नोटिफिकेशन मिलता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे, वहाँ से ज्वाइन कर लो। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जो होते हैं उनकी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करते वो, या फिर संदर्भ को प्रभावशाली अधिगम के लिए अनदेखा कर देना चाहिए, या फिर एक महत्वपूर्ण कारक है जो सीखने को प्रभावित करेगा, या फिर एक ही जाति के बच्चों को एक समूह में वर्गीकृत करने के उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका? चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप। फटाफट से लिखेंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, चलो यस भी आ गया आप लोगों का।
देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं सामाजिक संदर्भ की, तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि समाज के बिना तो आपकी जिंदगी नहीं है। आप जो भी स्कूल में पढ़ाते हैं उसका लिंक आपके सामाजिक जीवन से जुड़ता है, तो अनदेखा भी नहीं कर सकते आप, उसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा रहेगी। एक महत्वपूर्ण कारक है जो सीखने को प्रभावित करेगा। तो सामाजिक संदर्भ यानी आप कहाँ रहते हैं, आपकी भाषा क्या है, आपका कल्चर क्या है, आप सब कुछ, वो सारा कुछ आपकी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, सब कुछ आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। एक ही जाति के बच्चों के अलग समूह बनाओगे तो भेदभाव हो जाएगा, आपको सभी लोगों को एक ही साथ पढ़ाना है, अलग अलग समूह नहीं बनाने हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है बच्चों को अपने साथियों के साथ बातचीत के द्वारा अपने संज्ञानात्मक विकास में मदद मिलती है। दूसरा है कक्षाओं में केवल रचनात्मक और विविध तरह के आकलन को ही किया जाना चाहिए। तीसरा है बच्चे इसे निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने के बजाय ज्ञान का निर्माण करते हैं। फोर्थ है मानक संदर्भित परीक्षण आकलन को मानकीकृत करने का एकमात्र तरीका है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलो जल्दी से लिखेंगे अपना आंसर। कौन सा पेपर हो रहा है बताओ सर। ये मॉडल पेपर है भाई आपका, 14 दिसंबर 2024 का मॉडल पेपर है आपका, और ये पेपर आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। यही वाला पेपर आपका आने वाला है 14 दिसंबर को, तो इसका तो कोई भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। जो लोग भी लाइव आ रहे हैं वो बैठे रहना अपना लाइव खोल के, और इसके एक एक प्रश्न को समझ लो, क्योंकि यही छपा हुआ मिलेगा आपको पेपर। तो ये मिस नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी क्लास मिस करो, लेकिन ये क्लास मिस मत करो। टाइमिंग डेली 8 बजे रहती है, शाम को 8 बजे डेली लाइव आना है आपको एसए टीचर अकेडमी पर, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च करेंगे एसए टीचर अकेडमी लाइव क्लास, तो आपको लाइव चलता हुआ मिल जाएगा। सामाजिक रचनात्मक कक्षा में इसने कहा सीखने के बारे में कौन सा कथन गलत है। बच्चों को अपने साथियों के साथ बातचीत करके संज्ञानात्मक में मदद मिलेगी, तो पॉजिटिव है, मिलेगी। केवल रचनात्मक और विविध तरह से आकलन करना चाहिए। अब आपको लगेगा कि इसमें केवल आ गया तो ये गलत हो जाएगा, नहीं, ये पॉजिटिव है, क्योंकि केवल भले ही लिखा है लेकिन आगे लिखा है विविध तरह से, तो इसका मतलब विभिन्न प्रकार से मूल्यांकन आप कर रहे हो, तो विभिन्न प्रकार से करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चे इसे निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने के बजाय ज्ञान का निर्माण करेंगे, ये भी पॉजिटिव है। निष्क्रिय की बजाय आप बच्चे को सक्रिय रख रहे हैं तो अच्छी बात है। मानक संदर्भित परीक्षण आकलन को मानकीकृत करने का एकमात्र तरीका है, ये गलत है, क्योंकि आकलन आपका मानक संदर्भित नहीं होना चाहिए। मानक संदर्भित का मतलब हो जाता है कि सभी बच्चों को एक ही जैसी परीक्षा आप ले रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बाधित होती है। पहला है अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं से, दूसरा अनुक्रिया समुच्चय, तीसरा है सुलझाए हुए उदाहरण को समझकर, और फोर्थ है समकक्षियों के साथ चर्चा व संवाद करके। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखिए फटाफट से। जी फटाफट लिखेंगे जल्दी से अपना आंसर। तो इसने बोला है समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बाधित होगी। बाधित मतलब रुकावट किससे बनेगी भाई। तो अधिसंज्ञानात्मक क्षमताएं तो पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि अधिसंज्ञान मतलब अपनी क्षमताओं के बारे में पता होना कि मेरी स्मृति कैसी है, मेरे सोचने का तरीका कैसा है, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसा हूँ, मेरा लर्निंग स्टाइल क्या है, तो ये तो पॉजिटिव चीज़ है। अनुक्रिया समुच्चय निगेटिव। अनुक्रिया समुच्चय का मतलब हो जाता है कि आप एक ही तरीके पर अटक जाते हैं, यानी अभिसारी चिंतन वाले हैं। क्या है आप अभिसारी चिंतन वाले हैं, आप एक ही तरीके पर अटक जाते हैं। तो एक ही तरीके से आपका कभी भी समस्या सॉल्व नहीं होगा, आपको विभिन्न प्रकार से सोचना पड़ेगा, सुलझाए हुए उदाहरण देकर या समझकर। तो उदाहरण जो आपको उसमें दिए होते हैं किताब में, चैप्टर शुरू होने से पहले कुछ सवाल सॉल्व करके देते हैं, तो उन्हें देखेंगे तो उससे आपको मदद मिलेगी सवाल को सॉल्व करने में। तो ये भी पॉजिटिव। समकक्षों के साथ बातचीत करेंगे, इससे भी आपका हल निकलेगा, ये भी पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं आपके फटाफट से। आप महाराष्ट्र की जनता के सामने रखेंगे क्या? 10 साल तक महाराष्ट्र को कितना अन्याय हुआ, जबकि उस वक्त भी ऊपर और नीचे दोनों जगह आपकी सरकार थी, और 10 साल में हमने 10 हाँ जी। तो माध्यमिक स्कूल को कक्षाओं में सीखने को किस प्रकार समझा जाना चाहिए। पहला है अधिक जानकार व्यक्तियों के सहयोग से बच्चों द्वारा निर्माण रूप में। दूसरा है निष्क्रिय और व्यक्तिवाद रूप में। तीसरा है उत्तेजना और प्रतिक्रिया के अनुकूलन के रूप में, और फोर्थ है आपका व्यवहार में एक मापने योग्य परिवर्तन के रूप में। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। हमारा संविधान
धर्म के आधार पर चलो जल्दी लिखो, आरक्षण के अपना आंसर पक्ष में लिखेंगे सबसे नहीं। हमारे संविधान में हाँ जी, देखो 2500 लाइक हमारे होने वाले हैं, 2596 लाइक हो चुके हैं, सॉरी 2496 हो चुके हैं, तो केवल 4 लाइक बच रहे हैं हमारे 2500 लाइक होने में। तुरंत 2500 लाइक पूरे कर दो, एक बार कमेंट को नीचे करके वीडियो लाइक कर दो जल्दी से, अच्छे बच्चों की तरह। जिसने लाइक नहीं किया है ईमानदारी से अपनी जल्दी लाइक करो। पढ़ने में मज़ा आ रहा है, इतना बढ़िया क्लास आपको मिल रहा है तो लाइक करो। एसएसटी की थ्योरी की क्लास कब लगाओगे? अब आपकी मैराथन क्लास लगाऊंगा मैं एसएसटी की ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री में मैराथन क्लास लगाएंगे तो आपका तभी जो है एकदम से कंटेंट पूरा करवा देंगे। देखो स्कूल को यानी कि कक्षाओं को सीखने में किस प्रकार का समझा जाएगा? अधिक जानकार व्यक्ति के सहयोग से बच्चों द्वारा निर्माण रूप में, निर्माण मतलब बच्चों द्वारा हो रहा है ज्ञान का, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। यानी कि अधिक जानकार मतलब जो बड़ा व्यक्ति, चाहे वो टीचर हो चाहे वो माता पिता हो, लेकिन स्कूल की बात कर रहे हैं तो टीचर ही होगा। तो अब ज़्यादा जानकार व्यक्ति है तो वो मदद करेगा बच्चों को सीखने में। ये एक तरह से कॉन्सेप्ट हो जाएगा पाड़ वाला। निष्क्रिय नहीं होना चाहिए आपका अधिगम। उत्तेजना प्रक्रिया व्यवहारवादी हो जाएगा, बाह्य अभिप्रेरणा। मापने योग्य, तो ये भी आपका बाह्य अभिप्रेरणा व्यवहारवाद हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। घर का आओ कितनी देर लगी? हाँ जी, चलो जल्दी से लिखेंगे अपना आंसर आप लोग। तो प्रश्न है यहाँ पर कथन ए, प्रतिभाशाली बच्चों को उनके क्षमता को प्राप्त करने में मदद करने वाले कार्य देकर कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की ज़रूरतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। तर्क है आपका, प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं और इन्हें अक्सर कक्षा में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो बताएंगे आप ए और आर के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। साथ दिखाए रही यहाँ को पता नहीं कहाँ गए बोल के तो भागने पी के खाने बनाए हम कहीं थे 8 बजे अपने बात पर बताओ, विश्वास नहीं है। मदद करने में मदद करने वाले कार्य देकर कक्षा में उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करेंगे, ये भी ठीक है आपका ऑप्शन। यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी क्षमता के हिसाब से आप काम देंगे। ऐसा नहीं कि जो सारे बच्चों को दे रहे हैं वही उनसे भी करवा रहे हैं, उनको थोड़ा अपर लेवल का काम दिया जाता है। प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षा में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये बात भी आपकी सही है। क्यों सही है? क्योंकि बच्चे जो होते हैं प्रतिभाशाली, उनकी क्षमता होती है उच्च लेवल की, तो उच्च लेवल की है तो उन्हें कंटेंट भी उच्च लेवल का चाहिए। लेकिन टीचर क्या करते हैं कि एक जैसा ही पढ़ाते रहते हैं, नॉर्मल कंटेंट सारे बच्चों को। तो नॉर्मल बच्चों के लिए तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन उसका नुकसान हो रहा है। उसकी जो क्षमता है वो नज़रअंदाज हो रही है, उसको चाहिए थोड़ा हाई लेवल का, तो उसको अलग से काम देना चाहिए जो कि टीचर नहीं देते। तो दोनों बातें आपकी सही हैं, व्याख्या भी आपकी सही हो जाएगी। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले छात्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? पहला है पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देता है, दूसरा वर्तनी में गलती करता है, तीसरा ठीक से नहीं पढ़ता और चौथा है एक ही गति कार्य को बार बार करता है। बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप। 90,000 जी 90,000। साक्षी तुमने कभी किसी 45,000 कमाने वाले का 45,000 का नोट पास होते हुए सुना? सुना तो नहीं जी कभी। तो अब सुन लो। वेरी गुड, जल्दी लिख रहे हो अपना आंसर, बहुत बढ़िया लिख रहे हो। तो इसने कहा लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा